इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में आज अंतिम हफ्ते की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा सांसद रहे पूर्व जनप्रतिनिधियों के निधन पर शोक संदेश पढ़े। पूर्व सांसदों के सम्मान में सांसदों ने मौन रखा। इसके बाद पीएम मोदी के कथित अपमान को लेकर लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। 2014 में एक बीजेपी सांसद ने विरोधी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत अपने सांसद से माफी मांगने को कहा। कल कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी की कब्र खोदने की बात कही गई। यह देश के लिए बहुत दुखद पल है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। बीजेपी का एमपी, हम लोग सब इस सदन का सदस्य है, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता
किसी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए इस सदन के माध्यम से। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार में जश्न का माहौल है। राज्य सरकार में मंत्री नितिन नवीन को लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार में सहयोगी मंत्री भी नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं और इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल और श्री सिंह ने भी नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई है। दिल्ली के बिहार के लोगों को शुभकामना है। बिहार के मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। आज उन बिहार के लोगों के आशीर्वाद के बल पर मैं आज पार्टी के लिए बड़ा चलिए तो ये तो बहुत ही मुझे तो बहुत प्रसन्न हुआ है। कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न है। कल भी जब मैं कर्नाटक में था तब तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे जो कर्मठ कार्यकर्ता, ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, ये पहले भी सिद्ध हुआ था। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और अभी भी फिर से ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये परिवारवाद कुछ नहीं चलता है। जो कर्मठ कार्यकर्ता है अपने पूरा सामर्थ्य दांव पे लगा के काम करता है, ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक भी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये प्रजाप्रभुत्व के लिए एक बहुत बड़ा विजय है। माननीय अमित शाह जी भी जो है वो एक महामंत्री थे, वो भी उत्तर प्रदेश गुजरात से जो है मंत्री के तौर पर ही यहाँ आए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है, और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। सर, पूर्वी भारत पर बहुत फोकस सरकार का रहा है। अब संगठन में भी पहली बार पूर्वी भारत बिहार से बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। कैसे उत्तर प्रदेश से तो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, अब बिहार से नितिन नवीन हो गए। बढ़िया है, उत्तर प्रदेश बिहार का जो है थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। अच्छा डिसीजन जो है वो फेस वैल्यू पे है, क्योंकि 6-7 बार के मेरे ख्याल वो एमएलए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस बहुत है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, वो एक्सपीरियंस उनको बहुत है। और जितना हमारे पास सूचना आई है, प्रशासन, सुशासन और वो सब कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव, वो सारा कुछ है उनके पास। तो अगर संसदीय बोर्ड ने उनको अध्यक्ष बनाया है तो मुझे लगता है कुछ ये सब काम सोच समझ कर ही किए जाते हैं, और बड़ा अच्छा है अगर इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति को बनाया गया है। तो कहना क्या है, कितनी बार तो कह चुके हैं, अब उनके मन में जो भी आता है वो कहते हैं। वो अच्छे कामों के सिवाय या जो काम करने चाहिए देश के लिए, उनके सिवाय ये सब काम करते हैं बाकी के। बिल्कुल नहीं, वो बाहर कहते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं, अपने घर में अपने मेंबर्स के साथ बैठ, जो उनकी इंसाइडर्स मीटिंग होती है उनमें वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये मतलब बेसिकली फेस नहीं करना चाहते वो किसी भी चीज को। वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति भागते भागते गाली देता हुआ चला जाता है, वो उस तरह का एटीट्यूड है उनका बेसिकली, जो आम लोगों का होता है। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, इट कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड, बल्कि उसकी निंदा की जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व को, बिहार को जो पुरस्कार दिया है इस प्रचंड जीत का, उसके लिए, और युवाओं को जो सम्मान दिया है उसके लिए। जितना भी शब्द कहा जाए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के लिए, मोदी जी के लिए, वो कम। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ आज महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। आयोग परिसर और आसपास के इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ आरएएफ जवानों की तैनाती भी की गई है और ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। प्रतियोगी छात्र आयोग के कथित भ्रष्टाचार और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद संशोधित आंसर जारी नहीं किए गए। सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक नहीं किए गए और अलग अलग भर्तियों में 15 गुना तक अभ्यर्थियों को प्री परीक्षा में सफल घोषित करने की मांग नहीं मानी जा रही।
जालौन में पुलिस से बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां स्टेट हाईवे किनारे स्थित आर्मी के जवान के बंद पड़े मकान को निशाना बनाया गया। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भवानी राम में चोरों ने घर का ताला तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शातिर चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने चांदी के बेशकीमती जेवरात और नकदी समेत 35 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली। घटना के समय घर के सभी सदस्य रिश्तेदार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गृहस्वामी की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। जानी थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु चोर गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटना जानी थाना क्षेत्र के बाफर बम्बा से सिसोला की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बुलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास कर रही थी, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आसिफ नाम के शातिर पशु चोर के पैर में गोली लगी। थाना जानी क्षेत्र के सिसोला बम्बा के पास संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जब आज चेकिंग लगाई गई थी, तभी एक महिंद्रा पिकअप ट्रक वहां से चेकिंग पोस्ट पर आया, जिसको रोकने का प्रयास किया गया पुलिस टीम द्वारा। इस पिकअप ट्रक में मौजूद 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इन पर फायर खोला, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम आसिफ है, इसके पैर में गोली लगी है। इसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। वह दूसरा व्यक्ति जिसका नाम रमज़ान है, इसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अवैध तमंचा भी बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि थाना जानी पर मुकदमा संख्या 591/25 जो कि पशु चोरी का मुकदमा है, उसमें इन्हीं लोगों द्वारा ये घटना कारित की गई थी। आसिफ का आपराधिक इतिहास 21 मुकदमों का है। एक जघन्य किस्म का अपराधी है। वह रमज़ान के ऊपर भी 8 से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें थाना जानी पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना जानी क्षेत्र के सिसोला बम्बा के पास मुरादाबाद में साइबर अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताज़ा उदाहरण सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए मोटे मुनाफे का लालच देकर एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। मिशन कंपाउंड के रहने वाले 54 वर्षीय कारोबारी दीपक सिंह को साइबर ठगों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत अपना शिकार बनाया। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि इस धोखाधड़ी की शुरुआत 6 जून को हुई थी, जब उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान महिला ने कॉल की। महिला ने बेहद शातिराना अंदाज में उन्हें फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स की जानकारी दी और बातों में फंसा लिया। इसके बाद व्यापारी को जोशिस क्लब 21 नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया। इस ग्रुप में न केवल उन्हें ट्रेनिंग के फर्जी तरीके सिखाए गए, बल्कि उनका भरोसा जीतने के लिए यह झूठ भी बोला गया कि उनके फ़ोन पे शेयर मार्केट का को-फाउंडर बनाया गया है। ठगों ने दावा किया कि उनके शेयर के इंस्टीट्यूशन स्टॉक केवल उनके द्वारा ही तैयार किए गए हैं। ग्रुप के एडमिन आदित्य वर्मा और यशस्वी शर्मा उर्फ शिवानी शर्मा ने दीपक सिंह को यकीन दिलाया कि अगर वह ऑनलाइन पैसा निवेश करते हैं तो उन्हें हाई रिटर्न मिलेगा। थाना सिविल लाइंस में एक साइबर क्राइम का मामला अभी रिपोर्ट हुआ है, इसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन आने के बाद तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें मिशन कंपाउंड के रहने वाले एक व्यक्ति ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से उनके साथ ठगी हुई है, क्राइम हुआ है और उसमें लगभग 17.5 लाख रुपए उनके ठग लिए गए हैं। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और बाकी जो हमारी साइबर सेल है थाने की, उस पर काम कर रही है। हम लोग बहुत जल्दी जो साइबर क्रिमिनल है उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जानकारी सर किस तरीके से ठगी करी? ये बेसिकली ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे आप लोगों ने देखा है कि आजकल जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं और उसी में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग जो ऑनलाइन होती है उसमें
उस ट्रेडिंग में इनको किसी ने एक तरह से प्रलोभन दिया। उसके बाद इन्होंने लगातार उसको पैसे भेजे। उसके बाद उसी में पता चला बाद में कि ये फ्रॉड है और सारे पैसे फ्रॉडेंट अकाउंट में जा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने अभी इसको देखा है, इसकी प्रारंभिक जांच हुई है और उसके बाद हम लोग अभी वो पंजीकृत करके इसमें प्रबंधक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में इंदौर के विकास से जुड़ी चिन्हित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शहर के समग्र विकास, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और जन सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इंदौर मेट्रो के प्रगतिरत कार्यों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। मेट्रो को भूमिगत करने का सुझाव आया। हमने सबने निर्णय किया कि जो सबको सुविधाजनक रहे, ज्यादा प्रभावी हो और इंदौर के विकास के लिए उसका प्रॉपर उपयोग हो जाए, तो इसको इस तरह से हमने सबने मिलकर के निर्णय किया है। जो 800-900 करोड़ रुपया लगेगा राज्य सरकार मिलाएगी और उस योजना के लिए निर्णय किया गया। ये बड़ा निर्णय है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए ये अभी तक की हमारी और समय सीमा के अंदर इसको करने का प्रयास करेंगे। अब तुरंत प्रारंभ कराने के बाद एक हमारा अपना मेट्रो परियोजना के अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी एक बड़ा प्लान है, जिसके आधार पर बीआरटीएस के हटने के बाद जो ट्रैफिक का सर्वे दोबारा करा के और थोड़ा वैज्ञानिक परीक्षण करने के साथ कई सारे अलग अलग मार्ग भी है, ट्रैफिक भी है, मेट्रो है, एलिवेटेड रोड के माध्यम से भी आज के समय में इसका रोटरीज भी है। तो ये एक समेकित ट्रैफिक प्लान बना करके इस ब्रिज को, एलिवेटेड को तो चालू करना ही है, लेकिन इसकी जनता को कैसे ज्यादा लाभ मिल जाए, हमारे मार्ग में कहीं अगर उसको रोटरी बनाकर उतार सकते हैं तो उस तरह से भी, और यातायात की सुगमता की दृष्टि से, इसका दूरगामी दृष्टि से इसको अगर लंबाई बढ़ाना हो तो बढ़ाएं भी सही, ताकि ये इसकी प्रॉपर उपयोगिता अच्छे से कैसे नीचे यथार्थ रूप में आए। तो हमने सबने मिलकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य करने का निर्णय किया है। इसमें जंक्शन, आर्म स्थल, ऐसे कई विषयों को लेकर के एक छोटी बैठक और 2-4 दिन में करके जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए इस काम को तुरंत करने का निर्णय भी किया है। मुझे लगता है कि ये हमारी यातायात से जूझते हुए शहर के दृष्टि से आने वाले 25-50 साल तक इस कठिनाई को कैसे हम हल कर लें, एक बड़ी परियोजना है। जिस बड़ी परियोजना पे आगे चलने के लिए हमने निर्णय किया, ये एलिवेटेड हो, मेट्रो हो, ये सब मिलाकर के यातायात से जुड़ी हुए विषय है। और आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी भविष्य में तो वैसे अभी करीब करीब इंदौर, उज्जैन, देवास एक जैसे ही हो गए, धार, पीथमपुर भी, लेकिन भविष्य में भी और पूरे सभी मार्गों के साथ जो प्लान है उस प्लान पे हम काम भी कर रहे हैं, मास्टर प्लान पे भी, और लेकिन इसके साथ झोनल प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान की जो लिमिट है उसके नीचे झोनल प्लान नगर निगम के माध्यम से भी बनाए जा सकते हैं। तो झोनल प्लान के आधार पर यातायात के लोड को देखते हुए जनता की सुविधा और सुगमता पूर्वक मार्ग बने, इस दिशा में भी निर्देश जारी किए गए। एटा में इस वर्ष की सर्दी का पहला दिन भारी कोहरे के साथ शुरू हुआ। सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। चालक मजबूर होकर अपनी वाहनों की हेडलाइट और पार्किंग लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगे, क्योंकि 10 मीटर की दूरी तक भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क पर सामान्य यातायात प्रभावित हुआ और लोग सुरक्षित गति से वाहन चला रहे थे। घने कोहरे के कारण एटा के कई हिस्सों में सफर कठिन हो गया। दो दिन से जबरदस्त सर्दी के द्वारा रोड पे व्यवस्था की जाए यात्रियों के लिए। नकली प्रवाही आएगा कहते जो यात्री परेशान है, ठंड में बाहर के आए हुए हैं, इन सर्दी के लिए बचाव के लिए इनके व्यवस्था की जाए सर यात्रियों के लिए, बस यही। मौसम का मिजाज एकदम बदला हुआ, 2 दिन से जबरदस्त सर्दी का मौसम है। यात्रियों को निकलने का, बैठने का सब व्यवस्था भंग है। यातायात व्यवस्था सब पूरी तरह से बाधित है। कोहरा इस तरह से छाया हुआ है कि पूरे शहर में धुंध ही धुंध चारों तरफ नजर आ रही है। ऐसे मौसम में आना जाना, रहना सहना
हर आदमी के लिए दुश्वार हो गया है। मौसम का मिजाज 2 दिन से एकदम बदल गया है। वाराणसी के काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर छात्रों का हंगामा देखने को मिला। फर्स्ट ईयर के एमसीए, बीसीए और बीटेक के सैकड़ों छात्र कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उन्हें ऑटोनोमस कॉलेज के नाम पर एडमिशन दिया गया था, जबकि अब उन्हें AKTU के तहत परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा छात्रों ने कॉलेज पर फीस अधिक लेने का भी गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि यह स्थिति उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने और उचित समाधान निकालने की मांग की है। तो वाराणसी में काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने ज़्यादा फीस लेने के भी आरोप लगाए हैं और सैकड़ों छात्र इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। कॉलेज के बाहर बैठकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वाराणसी के काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये पूरा मामला है, जहां पर कॉलेज के बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इंस्टीट्यूट के बाहर लाखों छात्र उमड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और अधिक फीस लेने का भी यहां पर आरोप लगाया है। वाराणसी के काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये पूरा मामला है, जहां पर इंस्टीट्यूट के बाहर छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगें भी कॉलेज प्रशासन के सामने रखी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।